हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ और क्वेश्चन करवा देते हैं। और ये बहुत भी यही क्वेश्चन है कि इसमें ब्लूम टेक्सोनोमी आपको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान सबसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे ब्लूम टेक्सोनोमी, उसमें पढ़े होंगे कि ब्लूम टेक्सोनोमी में सीखने के 3 क्षेत्र दिए हुए थे। कौन कौन दिए हुए थे? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मोनोक्रियात्मक। इसी को हम लोग ज्ञानात्मक भी कहते हैं, मोनोक्रियात्मक, या इसी को गत्यात्मक पक्ष भी कहते हैं। मोनोक्रियात्मक या गत्यात्मक पक्ष 3 था। तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है ये मस्तिष्क से सीखने के संबंधित होता है, समझ गए। भावात्मक आपके जो होता है वो आपके हृदय से होता है, समझ गए। भावात्मक किससे होता है? हृदय से। और मनोक्रियात्मक आपके कौशल से होता है कि जितना आप उसमें एक्टिव है, समझ गए, यानी हाथ से बोल सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध है आपके मस्तिष्क से, वही देता आपका भावात्मक दे देता हृदय से, और वही आपका मनोक्रियात्मक या गत्यात्मक देखा तो आपका क्या हो जाता? हाथ से। इसको याद रखिएगा। और ब्लूम टेक्सोनोमी आपका 1956 में आया हुआ था। ये शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण था। पूछेगा तो ब्लूम ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। पूछेगा संशोधित जो आपका ब्लूम टेक्सोनोमी आया था वो कब आया था? तो 1901 में आया था। ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो होता है वो क्या करता है कि शिक्षण प्रक्रिया क्या बनाता है? रोचक और आसान, मतलब आसान बनाती है। आगे क्वेश्चन है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। यह कथन किसका है? तो ये आपके हमारे स्वामी विवेकानंद जी का है। आगे है एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है? तो उसके लिए सबसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना है, समझ गए। ये सब तो प्रश्न पत्र तैयार करना, गृह कार्य देना, विद्यार्थियों को कक्षा में बैठा, ये सब आपका उतना इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है जितना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाना, आनंदमय बनाना। ये सब बहुत आपका चुनौतीपूर्ण कार्य है। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो बालकों के व्यवहार यानी मानव व्यवहार से क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ परिवार अनुशासन करा तो होगा नहीं, पाठ्य पुस्तक हो नहीं, और ये दोनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन सी नंबर है कि उनकी भाषा, पूर्व अनुभव और भावनाओं का क्या मिलता हो? सम्मान मिलता हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, 6 का ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? देखिए इसमें 2 चीज़ होता है। इसका तो आंसर हो जाएगा आपका अनुकूलन। अनुकूलन 2 चीज़ों से बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। अनुकूलन जो होता है वो 2 चीज़ों से बना है, एक आत्मसातीकरण से, एसिमिलेशन जिसे बोलते हैं, आत्मसातीकरण, और एक आपका होता है इसी को समावेशन भी बोलते हैं, समायोजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आत्मसातीकरण और क्या बोलते हैं? पूछेगा कि अनुकूलन में कौन 2 पद शामिल होता है? तो आपका आत्मसातीकरण और समायोजन शामिल होता है, समझ गए। तो यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा। तो आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है कि अपने पूर्व ज्ञान में एक नवीन ज्ञान को जोड़ लेना बिना कोई परिवर्तन के पूर्व ज्ञान में, ठीक है, उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। और समायोजन क्या होता है कि अपने पूर्व ज्ञान में, याद रखिएगा, अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन करके हम जब नवीन ज्ञान को सीखते हैं तो उसे समायोजन कहते हैं। जब ये दोनों होता है तब क्या हो जाएगा? आपका अनुकूलन हो जाएगा। अनुकूलन वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है, समझ गए। जैसे कोई लड़की का शादी हुआ, शहर की लड़की गांव में आ गई तो गांव के वातावरण के अनुसार बदल गई। इसके लिए उसको 2 चीज़ करना पड़ेगा, एक आत्मसातीकरण, यहाँ का नियम सीखना होगा, और दूसरा अपने आप को मॉडिफाई करना होगा, तो समायोजन हो जाएगा। जब दोनों हो जाएगा तो वो वातावरण के अनुसार बदल जाएगी और उस क्या हो जाएगी? अनुकूलन कर ले जाएगी, एडेप्टेशन कर लेगी। ये 7 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो सीखने के संदर्भ में सीखना व्यवहार के परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास है, अनुभूति से, ये भी सही बात है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ये भी सही है।
और चौथा ये सब सही है, तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। समझ गए। आगे क्वेश्चन है RMS से क्या है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है, जो कब आया था पूछेगा तो 2009 में आया था। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि RMS से का पूरा नाम क्या होता है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है। समझ गए, यानी हो जाएगा कब आया था, 2009 में आया था। आगे है कि CCE का तात्पर्य क्या है, तो CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। याद रखिएगा, CCE का हिंदी में होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो 2009 में आया था RT से। आगे है कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, तो आपको बताया था ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में आया था, इसमें 66 लिखा था, तो गलत यही हो गया, लेकिन हम सब पढ़ेंगे। यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने को बोले हुए किए हैं, ये सीखने या अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। पूछे कितने हैं, तो 3 है। मोनोक्रियात्मक, पहले तो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक होता है जिसे कोग्निटिव बोलते हैं, दूसरा आपका इफेक्टिव होता है जिसे मोनोक्रियात्मक बोलते हैं, उसके बाद आपका इफेक्टिव को भावात्मक बोलते हैं, और तीसरा होता है मोनोक्रियात्मक जिसे साइकोमोटर बोला जाता है। समझ गए, इसको याद रखिएगा, 3 गो होता है, संज्ञानात्मक हो गया, कॉग्निटिव हो गया, मोनोक्रियात्मक इफेक्टिव, नहीं मोनोक्रियात्मक को हम लोग साइको बोलते हैं, साइकोमोटर, और एक होता है आपका भावात्मक को इफेक्टिव बोला जाता है। याद रखिएगा। तो अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास में, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद है इसका नामकरण शैक्षिक मनोविज्ञान बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ, ये भी सही, यानी आपका सब सही है। गलत आपका कौन है, ये 1956 में आया था, याद रखिएगा। ये 66 लिखा गलत हो गया, इसका संशोधित 2001 में आया था ब्लूम टैक्सोनॉमी। आगे है कि निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है, तो शिक्षा में आपका भूजल संसाधन सम्मिलित नहीं होता है, मानव संसाधन भी सम्मिलित है, वित्तीय पैसा वाला भी है, सामग्री ये सब है, आपका भूजल संसाधन शामिल नहीं होता है। आया क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प संबंध है, तो देखिए जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण होता है ना, ये विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक क्या है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है कि विद्यालय ने शिक्षा का स्तर क्या है उसका पता लगाने के लिए। समझ गए, वही आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है। आगे है राष्ट्रीय दिवस किसकी स्मृति में, देखिए 3-4 को बात याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, पहले तो इनके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री थे। समझ गए, तो याद रखिएगा, इन्हीं के याद में मनाया जाता है। अब 2-3 बात आपको हम क्लियर करते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलेगा तो 11 नवंबर याद रखिएगा। अब 11 नवंबर याद रखिएगा, 11 ये भी 11 कर लीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, समझे, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ये हो गया। फिर दूसरा याद रखिएगा, 3-4 को डेट बता रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा। दूसरा पूछेगा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, समझ गए, तो 5 सितंबर। किनकी याद में जन्मदिन पर, तो याद रखिएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर। 2 गो हो गया। तीसरा आपसे पूछेगा कि साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, इसको याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को पूछेगा। साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को। फिर उसके बाद पूछेगा कि विश्व शिक्षक दिवस, तो कुछ नहीं करना, 5 सितंबर है, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। समझ गए, एक महीना बाद में बढ़ा है, 20 में है तो 1 महीना बढ़ा दीजिएगा। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर किसकी याद में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में। शिक्षक दिवस बोलेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, 5 सितंबर। साक्षरता दिवस पूछेगा तो 8 सितंबर। और फिर पूछेगा आपका कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। आगे क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब से। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो नई शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा पर शुरू हुआ था, और स्टार्ट हुआ था ये 1987 में। इसको याद रखिएगा, समझ गए। कब स्टार्ट हुआ था, 87 में। उसी में नवोदय स्कूल भी खुला था, यही नई शिक्षा नीति के। डाइट कॉलेज भी इसी नई शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा पर खुला था। अगला है इनमें से कौन सा समझे शिक्षा कार्यक्रम के
20 सूचकों में नहीं था। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो मिल जाएगा। विद्यालय समय से शुरू बंद, कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक, देखिए सिर्फ लिखित आकलन करना ये इसमें नहीं था। ग आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत आपका पूछ ही रहा है, गलत आपका आंसर। नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव आपका हो जाएगा, यानी 16 का ग हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणीय अशुद्धियाँ भी है। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी? तो पहला ऑप्शन इसमें है कि आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफ़ी कमजोर है, तो कैसे लिख दे, तो गलत बात ही नहीं कर सकते आप। लेख लिखने के पूर्व वर्तनी, ये तो होगा नहीं। 4 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपके निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणीय अशुद्धियाँ है जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की क्या है आवश्यकता है। बेस्ट ऑप्शन आंसर यही हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन है कि उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखकों ने बतवे किए थे या आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र पूछे तो पॉल फेरे हो जाएगा। समझ गए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रोवेल ने कौन विधि किंडरगार्टन पद्धति दिया हुआ था। आगे है कि शिक्षक साथी क्या है, तो शिक्षक साथी एक शिक्षण सहयोग संदर्भिका है। समझिए, इसको याद रखिए। आगे है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार, देखिए आप लोग मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, समझे, तो ये आपका मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आगे है निम्नलिखित में कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी नहीं है। तो देखिए आप परिवार में जाकर आप समाजीकरण कर सकते हैं, विद्यालय में जाकर, धार्मिक संस्था में जाकर, लेकिन रेलवे स्टेशन में जाकर जान पहचान नहीं करते हैं कि तू हमार चच्चा तो तू हमार दादा, समझे। ये सब पर धार्मिक संस्थान में जाइएगा तो बातचीत होगा, कोई सम्मेलन हुआ धर्म का तो वहाँ बातचीत हो ही जाएगा। परिवार में हो ही जाता है, विद्यालय में हो ही जाता है समाजीकरण, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आपका नहीं होगा। आगे है इनमें से कौन सा आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है। तो आकलन के मूलभूत में आपका सामूहिक आकलन, व्यक्तिगत आकलन, सहपाठी आकलन होता है, लेकिन शिक्षकों द्वारा आकलन मूलभूत में नहीं आता है, ये स्टैंडर्ड में आता है। आगे है कि बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, से संदर्भित में से कौन गलत विकल्प है। तो गलत विकल्प है यही कि बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चों की पहचान करना, राशि पहचान, ये सब तो पैसा उसा देना, ये गलत बात है, गलत पूछ रहा है इसलिए गलत होता है। आया क्वेश्चन है कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में आपको ये बताया है कि मातृभाषा ही सबसे अच्छा माना जाता है। समझ गए। आगे है वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास की किस तरह, आपको पता है वाइगोस्की ने 3 चीज़ पर जोर दिया था, सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक, यानी सामाजिक, भाषाई, संस्कृति, जैविक पर जोर नहीं दिया था। इसका 25 का 2 नंबर हो जाएगा। यदि अब तो मैथ आ गया, मैथ बना लीजिएगा, ज़्यादा मैथ कुछ खास है नहीं, 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, उसका अंतर दिया हुआ है, आराम से बन जाएगा। x + y = 14, x - y = 10, कट जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 24, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। x का वैल्यू जब आ गया तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ से घटेगा ना, इधर x यहाँ 12 हम रखेंगे तो ये आएगा जब 12 क्या हो जाएगा 2, यानी x कितना हो गया 12, y हो गया 2 हो गया। तो पूछ रहा है कि उसका गुणनफल बताइए, तो कितना 12 दूना कितना होता है 24 होता है। इजी है, बना सकते हैं। आगे है उन सभी अभाज्य संख्याओं के योग जो 31 से कम होता है, निकाल लीजिए 31 से कम कौन कौन है। तो पहला अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, फिर 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है। समझ गए, इसे जोड़ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देख लीजिए वो संख्या 8 से भी और 3 से कट रहा है, वो संख्या 24 से अवश्य विभाज्य होगा। तो अब कैसे पता चलेगा 8 और 24 से कट रहा है, तो इसको जोड़िएगा, जोड़ के देख लीजिए 3 से कटने का होता है, 8 और 3 से कट जाएगा तो 24 से कट जाएगा। अगला है किसी भी 3 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होगा। तो देखिए इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई भी लेके देख लीजिए, बैठ जाएगा जिस पर, जैसे 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बोला है, जैसे हम 4 ले लिए, 3 4 5 लगातार हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया, तो 20 30 60, तो 9 से तो होगा नहीं, हम दूसरा ले लेते हैं 5 6 7, नहीं 5 6 नहीं लेते हैं, ऐसा कि 11 12 120, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 120
गुना 11 यानी 120 120 कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन होगा। ऐसे एग्जाम्पल छोटा बैठा के भाग करके देख। इसमें 9 तो होगा नहीं, एक कट गया आपका, छोटा लेते हैं 4 5 3 से लेते हैं 3 4 5 पाँचों का भी नहीं, 2 3 4 भारत में 24, ये भी नहीं होगा। 6 से कटना चाहिए जहाँ तक लग रहा है। 6 5 7 7 5 35 और 6 30 और 18 21, 3 से तो कट जाएगा, इससे भी कट जा रहा है, इसी में कोई होगा 2, देख लीजिएगा। अगला है चौथा अनुपातिक कौन सा होगा, तो कुछ नहीं, इसको निकालना है 5/8, फिर उसके बाद 15/x, 3 x बराबर 24 हो जाएगा। उनतीस का 6 ही होगा, 6 आपका जो आपका होगा, 3 नहीं होता है, 6 होगा, ये सब तो होगा नहीं। आगे क्वेश्चन है 31 नंबर, कि 264 का 60% किसके समान है। इसको निकाल के या फिर इसमें से निकालना होगा, समझ गए। जो समान है आपका वो आपका इसके समान है, आप देख सकते हैं। इसका निकालिए 264/60 का निकाल दीजिए, समझ गए, वो हो जाएगा। समझ गए, इसका सी नंबर होगा 15% ऑफ इतना। करें एक आदमी उत्तर पूरब दिशा में चलने के बाद 10 मीटर उत्तर दिशा चल रहा, फिर देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बने। कह रहा है पूरब, तो पूरब इधर होता है आपका, पूरब दिशा में चला कितना 24 मीटर, फिर उसके बाद 10 मीटर उत्तर, उत्तर ऊपर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना चला 10, तो बोल रहा है कि अथी कितना होगा, इसका अथी दूरी कितना है, तो आप इसका अथी निकाल दीजिए। ये ना पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि अब वो प्रारंभिक से कितना दूरी पर है, तो ये यहाँ है, यहाँ से पूछ रहा है, तो ये कर्ण स्क्वायर पे फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे। तो ये 24 है कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, जो भी 24 का स्क्वायर कीजिएगा, चौबीस का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका जो भी आएगा इसका गुना कर दिए, सोचो का 16 और ये हो गया 8 1 9 96, फिर आपका हो जाएगा 48, 6 700 कितना आया 576 प्लस 100 676 आपका 26 का स्क्वायर होता है, यही आंसर हो जाएगा। 32 का ए हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इतना में खरीदता है तो 15% की हानि पे बेचता है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 100% का वैल्यू कितना है, एक आदमी इतना रुपये साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि में बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। ₹100 में क्या किया, 100 का वैल्यू 1400, तो बोला है 85% का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। कटेगा, एक का वैल्यू 14, 14 गुने 85 कर दो, 8 जीरो आएगा, 0 0 वाला कौन ऑप्शन है, गुना कर लो, यही हो जाएगा 1190। पहले 40 पैकेट संख्या का औसत बताइए।
देखिए आपको औसत निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहला संख्या और अंतिम संख्या जब लगातार दिया हो जोड़ के 2 से भाग दें, तो पहला और प्लस 40 और बट्टा क्या हो जाएगा 2, 41 बट्टा 2 यानी ये आ जाएगा 20.5 आ जाएगा, यानी 34 का 100 हो जाएगा। जहाँ भी लगातार दे ना तो पहला संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के आप 2 से भाग दे के यानी आपका 20.5 हो जाएगा। कह रहा है कि एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरा करता है, तो किलोमीटर इसकी गति क्या होगी। तो देखिए उसको निकालना है तो सिंपल आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ा आपका नहीं है ये क्वेश्चन, आप सिंपल में निकाल सकते हैं कि 20 सेकंड में 200, समझ गए। तो इसको 1 सेकंड में बदल लीजिए, 1 सेकंड में आपका भाग दे दीजिए, फिर उसके बाद इसको किलोमीटर में बदल दीजिएगा। ऐसे कर दीजिए 200/24 और गुणना किलोमीटर में क्या होता है 18/5 होता है। तो ये कटेगा आपका 40 से 10 से 10 चौका 6 से कटेगा 3 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, यानी आंसर आपका होगा वो 35 का बी हो जाएगा। 35 का जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा, समझ गए। 35 का जो होगा वो कौन होगा आपका, तो बी नंबर होगा, समझ गए। 35 का क्या होगा आपका, तो बी नंबर होगा। आगे क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर इतना काम करता है, अब बी अकेले उस काम को, देखिए सिंपल है, इसका फार्मूला होता है ए इंटू बी। जब ए को पूछ रहा है तो माइनस कर देते हैं, तब 15 गुना 20 घट जाएगा तब 5, 3 60 दिन में काम कर लेगा। ये तो सिंपल है, बन जाएगा। एक आयत की लंबाई बोल रहा है तो लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो x + 2 हो जाएगा, मान लेते हैं कि x मानते हैं, चौड़ाई उसका तो x परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई हो जाएगा आपका, लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो x + 2 और प्लस x, ठीक है। 2 से कटेगा तो 24 हो जाएगा। तो ये बोलेगा तो 2x, ये घटेगा इधर 2 इन्हें घटेगा तो आपका 22 हो जाएगा। 22 बराबर 2x, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, x का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताइए, एगो भुजा 11, एगो भुजा हो गया 13, समझ गए। तो गुना कर दीजिए 13 में 11 से 113 हो गया, आई फिर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 3 4 143, 143 ऑप्शन में है, हाँ है यहाँ पर आपका ग हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा आपका 143 हो जाएगा। दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे, तो आप इसका निकाल सकते हैं, 3/24 कर दीजिए, 1 बट्टा आपका कितना आएगा उसको बदल दीजिए, तीन 3/24 कर दीजिए, ये कटेगा 1/8 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, 50 4, अभी कटेगा 25/2, 25/2, वही इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, 25 12% आएगा, नहीं है, इसीलिए 38 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, एक घन में कितने सतह होती है, तो एक घन में 6 सतह होता है, 6 फलक होता है, 4 साइड से और ऊपर नीचे 2, यानी 6 सतह हो गई। ये सब लाभ हानि है, बना लीजिएगा, ये सब अलग है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। रहने देते, रीजनिंग का तो हल्का क्वेश्चन आता है, बना लीजिएगा। थैंक यू।